हेलो स्टूडेंट्स, मैं विभू मिश्रा लेकर आ गई हूँ क्लास 9th साइंस 2 का, जो कि जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में आज हम स्वाध्याय को हल करने वाले हैं। पूरा हमारे उपयोगी पदार्थ ये लेसन है। आज हम इसका पूरा स्वाध्याय, बहुत सारे छोटे बड़े प्रश्न दिए गए हैं, सबको हल करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्वाध्याय। तो यहाँ पे मैं स्वाध्याय को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूँ कि इस जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें दिया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है रेडियो सक्रियता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हमारे सामने है कि रेडियो सक्रियता का, आई होप आपको दिख रहा होगा, रेडियो सक्रियता का क्या अर्थ है। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि अत्यंत भेदक तथा अदृश्य उच्च ऊर्जा वाले विकिरण स्वतः स्फूर्त से उत्सर्जित करने वाले यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद कृत्रिम रेडियो तत्व का क्या अर्थ है, ये क्या होते हैं, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके तीसरे प्रश्न में कि नाभिक अस्थिर है ऐसा कब कहा जाता है। तो नाभिक अस्थिर है ऐसा कब कहा जाता है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नाभिक अस्थिर है। ये देखिए, नाभिक अस्थिर है ऐसा, आई होप आप कहते हैं। तो इसका आंसर जब नाभिक से रेडियो सक्रिय पदार्थ हो, जैसे कि अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, तब नाभिक अस्थिर है ऐसा कहा जाता है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, इसमें और भी प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे हैं। तीसरा है कि कृत्रिम खाद्य रंग के कारण कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी कि जो हम कृत्रिम खाना खाते हैं, जो रंग डालकर खाते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अगर हम खा लें तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो कृत्रिम खाद्य रंग के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे दिया है कि उत्तर है इसका खाद्य रंग वाले पदार्थों के सतत अत्यधिक सेवन करने पर छोटे बच्चों में ADHD यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाता है, जैसी बीमारी हो सकती है। और एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, और कर्क रोग यानी कैंसर भी हो सकता है, यानी नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए बहुत कलरफुल खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आगे प्रश्न में दिया है कि औद्योगिकी क्षेत्र में रेडियो सक्रियता का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि औद्योगिकी क्षेत्र में रेडियो सक्रियता का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा इसका आंसर। आप जो है मैं पढ़ते जाऊंगी, आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि ढलुए लोहे की, आंसर है ढलुए लोहे की वस्तु या लोहे की वेल्डिंग की दरारों, रिक्त स्थानों, गामा किरणों की सहायता से पता लगाया जाता है। इसके लिए कोबाल्ट 16, इरिडियम 192 जैसे समस्थानिकों का उपयोग कर रेडियोग्राफी के कैमरे में किया जाता है। धातु कार्यों के दोष पता लगाने इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन करते समय एक ओर रेडियो सक्रिय पदार्थ और दूसरी ओर रेडियो सक्रिय मापन यंत्र द्वारा दर्शाई गई उत्सर्जित किरणें चादर की मोटाई के आधार पर कम ज़्यादा होती हैं। इस प्रौद्योगिकी की सहायता से पैकिंग की सामग्री यानी माल की जांच की जा सकती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि पहले घड़ी की सुइयाँ और भी विशिष्ट वस्तु अंधेरे में भी दिखाने के लिए रेडियम, प्रोमेथियम, ट्रीटियम जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थों का फास्फोरस के साथ बने मिश्रण का उपयोग किया जाता है। पांचवा है HID मतलब हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप में क्रिप्टॉन 85 तथा बीटा किरणों का स्रोत के रूप में एक्स-रे यूनिट में प्रोथेमियम 147 समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। 4-5 पॉइंट लिख लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है कि सिरेमिक के बनाए गए जाने वाले टाइल्स, बर्तन, प्लेट्स, रसोई घर के बर्तन में चमकदार रंग का उपयोग किया जाता है। इन रंगों में पहले यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता था। तो ये जो है हमारा तीसरे प्रश्न का तीसरा हो गया। फिर टेफ्लॉन के गुणधर्म क्या होते हैं, एक प्रश्न ये दिया हुआ है इसमें कि टेफ्लॉन जो होता है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई
ये रहा टेफ्लॉन के गुणधर्म लिखिए, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। 1 2 3 4 पॉइंट इसमें दिए हैं। वातावरण और रासायनिक पदार्थों का टेफ्लॉन पर परिणाम नहीं होता है। पानी और तेल ये दोनों पदार्थ टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं पर चिपकते नहीं हैं। और उच्च तापमान का टेफ्लॉन पर परिणाम नहीं होता, क्योंकि टेफ्लॉन का द्रवणांक 227 डिग्री सेल्सियस होता है और टेफ्लॉन कोटेड वस्तु को सरलता से साफ किया जा सकता है। तो ये होता है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद दिया है कि पर्यावरण पूरक रंग पंचमी मनाने के लिए कौन से प्रकार के रंगों का उपयोग करेंगे और क्यों। यानी कि हम लोग जो होली के दिन कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पर्यावरण से बचने के लिए या हम किस प्रकार के रंगों का उपयोग करेंगे ताकि सेहत पर किसी भी प्रकार का हानि ना। हमारा ये हो गया जो है 5वां हो गया टेफ्लॉन के गुणधर्म के बाद आ गया पर्यावरण रंग पंचमी। तो ये रहा इसका आंसर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पॉज करके लिख लीजिए कि पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए वनस्पतियों से निर्मित रंग उपयोग करेंगे। इसमें शलजम, पलाश के फूल, पालक, गुलमोहर, इन प्राकृतिक विविध स्रोतों से रंग पंचमी के रंग तैयार करके उनका उपयोग करेंगे। प्राकृतिक रंगों के कारण अंधापन, त्वचा के रोग और अस्थमा जैसी बीमारियाँ नहीं होंगे। तो इसके लिए किया जाता है। उसके बाद दिया है कि टेफ्लॉन विलेपन जैसी पद्धति का उपयोग खूब क्यों बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया है कि टेफ्लॉन पद्धति का उपयोग बढ़ा है कि टेफ्लॉन विलेपित वस्तुओं पर वातावरण और रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता। इन पर वस्तुओं पर पानी तथा तेल पदार्थ चिपकते नहीं है। उच्च तापमान का भी प्रभाव नहीं था। और यही टेफ्लॉन का जो गुणधर्म था यही उसका आंसर ये भी हो जाएगा। इन वस्तुओं को सरलता से साफ किया जा सकता है, इसलिए इनका पद्धतियों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे, जो स्पष्टीकरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण सहित में लिखा है कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है क्योंकि विरंजक चूर्ण का मुख्य घटक क्लोरीन है। हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विरंजक चूर्ण का मंद गति से अवघटन होने से क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इसलिए विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसका क्या करेंगे, जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुएं का दुष्फिन पानी धोने से सोडे के कारण सुफिन हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया है। मैं थोड़ी टाइम तक यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ, आप इसको पॉज करके जो है इसका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है ये है। तो ये दिया है कि कुएं या बोरवेल का दुष्फिन कठोर पानी धोने सोडा डाले पर सुफिन यानी मृदु हो जाता है, उस पर आने वाले झाग द्वारा स्पष्ट होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण पानी दुष्फिन होता है। ऐसे पानी को सुफिन और उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के लिए Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा साथ अभिक्रिया होकर ये यहाँ पर अघुलनशील कैल्शियम के अघुलनशील कार्बोनेट बनते हैं। तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद इसी में अगला प्रश्न दिया है कि सुफिन पानी में साबुन की तलछट जमा होती है। तो यही है इसका मतलब, सुफिन पानी में साबुन के तलछट या अवक्षेप या झाग बनते हैं। तो सोडियम का विस्थापन होकर तेलाम्ल कार्बोजिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण रहते हैं। ये लवण पानी के अघुलनशील होने के कारण उसके अवक्षेप बनाते हैं। इस कारण सुफिन पानी में साबुन के कारण झाग नहीं बनते हैं, यानी अवक्षेप बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि पाउडर कोटिंग में फव्वारा डालते समय पाउडर कणों को विद्युत आवेश दिया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जो है वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोहे की वस्तु पर जंग न लगे, इस वस्तु के पृष्ठभाग पर रंग की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ परत देने की पद्धति को पाउडर कोटिंग कहते हैं। इस पद्धति में पॉलीमर, रेजिन, रंग और अन्य घटक एकत्र करके पिघलाए जाते हैं और फिर ठंडा करके उस मिश्रण का बारीक चूर्ण बनाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन करते हैं। समय धातु से घिसे हुए भाग पर इस पाउडर का फव्वारा डालते हैं और इस पाउडर को स्थिर विद्युत आवेश दिया जाता है। इस कारण आगे का पार्ट है, यहाँ पर उसकी एक ऐसी परत धातु पृष्ठभाग पर चिपक के इसके बाद इस परत के साथ वस्तु को भट्टी में गर्म करते हैं। तब परत में रासायनिक अभिक्रिया होने से दीर्घ श्रृंखला के बहुलक का निर्माण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है कि एनोडीकरण में एल्युमिनियम के वस्तु को धनाग्र के रूप में लिया है। तो यहाँ पे जो है एनोडीकरण, ये हम आपको बाद में इसका आंसर बताते हैं। अब हम आते हैं जो है प्रश्न कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थों में। तो ये वाला प्रश्न पहले देख लेते हैं। चौथा का नंबर का प्रश्न है कि कुछ रेडियो सक्रिय
कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थों में उत्सर्जित विकिरणों को विद्युत क्षेत्र में से गुजरने पर उसके मार्ग में रखी गई फोटोग्राफी प्लेट पर 3 जगह पर स्फुरदीप्ति दिखाई देती है। तो ये आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आंसर लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी क्रम में दिया है कि स्पेस शटल के बाहर की परत पर विशिष्ट सिरेमिक टाइल्स लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये इसका स्पेस शटल वाला प्रश्न का उत्तर ये रहा। 5-6 लाइन का इसका उत्तर है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसको आप स्क्रीनशॉट कर पॉज करके लिख लेंगे। ये रहा इसका आंसर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको पूरा आंसर लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है 4 प्रश्न पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था कि एनोडीकरण वाला प्रश्न मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये रहा, एनोडीकरण में एल्युमिनियम की वस्तु को धनागर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये रहा इसका आंसर, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में विद्युत अपघटनशील में तनु अम्ल लेकर उसमें एल्युमिनियम की वस्तु को धनागर के रूप में डुबाते हैं। विद्युत प्रवाह शुरू होने पर राग के पास हाइड्रोजन गैस तो धनागर के पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से एल्युमिनियम वस्तु की रूपी धनागर पर हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है। इस प्रकार जो है कुकर जैसे रसोई के बर्तन बनाए जाते हैं। अब ये हमारा जो है चौथा प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 5 में प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कृत्रिम खाद्य रंग उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखकर उसके दुष्परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे कृत्रिम खाद्य जो है यहाँ पर है, ये प्रश्न थोड़ा लंबा है। यहाँ पर मैं देख लीजिए थोड़ा दूर से, यहाँ पर देखिए कृत्रिम खाद्य रंग, यहाँ से ये प्रश्न स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। फिर इसमें दिया है इस्तेमाल किए जाने पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसके दुष्परिणाम ये हो गया। इसमें 2 पॉइंट पूछा है कि इसके दुष्परिणाम लिखिए। तो यहाँ से यहाँ तक दुष्परिणाम हो गए और इसमें पदार्थों के जो नाम हैं वो उनसे कौन कौन बीमारियां होती हैं वो दिया गया है और इसमें जो है पदार्थों के नाम दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको लिख लेंगे। इसके अलावा भी आपको स्क्रीन पर और भी अच्छे प्रश्न दिख रहे हैं जो आप देखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद केलासन के जल का क्या अर्थ है यह बताकर केलासन युक्त लवण और उसके उपयोग लिखिए। तो फ्रेंड्स, तो केलासन, ये जो 5वें का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, केलासन का क्या अर्थ है, यहाँ पर ये जो है इसका आंसर होगा, ये रहा, ये आपको दिख रहा है कि केलासन का क्या अर्थ है। मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। ये यहाँ पर केलासन में पानी के अणुओं की संख्या निश्चित होती है, इसे ही केलासन जल कहते हैं। जैसे फिटकरी, बोरेक्स और इस सब में देखिए, इसमें 24H2 है, इसमें 10H2O है, 7H2O है। इसके अलावा और भी है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड है जिसमें 2H2 है। इसका पूरा नाम है BaCl2 2H2O। सोडियम सल्फेट जो Na2SO4 10H2O, मतलब इसमें 10H2O है, नीला थूथा यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, मतलब सब में जल की मात्रा निश्चित होती है। इसके अलावा देखिए फिटकरी में K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 Al2SO4 थ्राइस 24H2O है। बोरेक्स में क्या दिया है, Na2B4O7 10H2O और इप्सम सॉल्ट जिसे मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं MgSO4 × 7H2O। इस सब का अणु सूत्र दिया हुआ है। ये भी छोटे छोटे प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका प्रश्न में पूछा है कि इसमें बताकर केलासन युक्त लवण और उसके उपयोग लिखिए। तो ये सभी का क्या उपयोग भी दिया हुआ है। तो पहले फिटकरी का उपयोग है पूरा, यहाँ पे पहले फिटकरी का पॉइंट पूरा लिख लेंगे यहाँ से यहाँ पर। फिर बोरेक्स का पॉइंट दिया हुआ है वो लिख लेंगे। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इप्सम सॉल्ट दिया है, यानी कि इप्सम सॉल्ट जिसे मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं MgSO4 × 7H2O। ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, ये आप लिख लेंगे। फिर बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 × 10H2O है, ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 ये × 10H2O, ये सोडियम सल्फेट का 2-3 पॉइंट दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। और इसके बाद नीला थोथा जिसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं यानी कि CuSO4 × 5H2O, ये जो है इसका जो है आंसर 2 पॉइंट में दिया हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है कि सोडियम क्लोराइड की विद्युत अपघटन करने की 3 पद्धतियाँ लिखिए।
तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करने की 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर दिया गया है। अत्यधिक कम सोडियम क्लोराइड लेकर पानी में मिलाकर विलयन तैयार करने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है और ऋणाग्र के पास हाइड्रोजन गैस तथा घनाग्र के पास ऑक्सीजन गैस बनती है। पहला पॉइंट है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में यानी कि विद्युत का प्रवाह करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। और तीसरा है कि संगलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर धनाग्र के पास क्लोरीन गैस तथा ऋणाग्र के पास द्रव रूप सोडियम धातु मुक्त होती है। तो इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं 6वें प्रश्न पर। उपयोग हमें लिखना है, तो क्या किसका किसका उपयोग लिखना है वो देख लीजिए। एनोडीकरण उपयोग लिखना है। एनोडीकरण एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये 2 पॉइंट इसमें दिए हैं कि एनोडीकरण किए गए तवे, कुकर जैसे बर्तन न चिपकने वाले तथा खरोच रोधित व आसानी पूर्वक स्वच्छ किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। फिर पाउडर कोडिंग, तो ये भी बहुत छोटा प्रश्न है कि घरेलू उपकरण खिड़कियों की पाउडर कोडिंग की जाती है। ये टिकाऊ तथा देखने में सुंदर होते हैं। इसका उपयोग ड्रम, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल तथा साइकिल में किया जाता है। इसी में तीसरा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं, इसका भी उपयोग लिखना है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में तीसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे प्रश्न में जो मैंने दिखाया था, यहाँ पे 3-4 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका उपयोग यही है। 3-4 पॉइंट बहुत बड़ा है, तो आप छोटे में थोड़ा सा करके इसको लिख लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है कि सिरेमिक क्या होता है। तो सिरेमिक तो सिरेमिक के बारे में यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि मटका, बर्तन, निर्माण कार्य, ईंटें, कप, प्लेट, टेरिकोटा की वस्तुएं सिरेमिक की बनी होती हैं। डिशेस, क्रॉकरीज, फ्लावर्स, पॉट्स, घरों के छप्पर सिरेमिक के बने होते हैं। और सिरेमिक विद्युत रोधी और जल रोधी होने के कारण इनका उपयोग विद्युत उपकरणों में भट्टी की आंतरिक सतह पर लेप के लिए तथा जेट इंजन के पत्तियों के विलेपन के लिए करते हैं। स्पेस शटल के बाहर परत पर विशिष्ट सिरेमिक टाइल्स लगाए जाते हैं। कुछ सिरेमिक का उपयोग अतिचालक के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से हमारा 6वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7वां प्रश्न है दुष्परिणाम लिखिए, जिसमें पहला पॉइंट है कृत्रिम डाई के बारे में हम क्या लिखेंगे। कृत्रिम डाई का दुष्परिणाम क्या है कि बालों के रंगने पर बालों का झड़ना, बालों की संरचना खराब होना, त्वचा में जलन होना और आंखों को नुकसान पहुंचाना जैसे खतरे हो सकते हैं। लिपस्टिक में कार्माइन नामक रंग होता है, इससे ओठों को नुकसान नहीं होता, परंतु पेट में जाने पर पेट के विकार होते हैं। प्राकृतिक रंग के लिए वनस्पति का उपयोग करने के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है। तो ये होते हैं इसके नुकसान। उसके बाद कृत्रिम खाद्य रंग कि तो क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं कृत्रिम खाद्य रंग से। तो ये रहा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है। आप इसके सारे दुष्परिणाम जो है वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के दुष्परिणाम आपको यहाँ पर 5-6 पॉइंट में दिया गया है कि ये रेडियो सक्रिय में केंद्रीय तंत्र के तंत्र को हानि पहुँचती है। शरीर के डीएनए पर विकिरणों के बौछार से आनुवंशिक दोष उत्पन्न होता है। रेडियो सक्रिय विकिरणों त्वचा को भेद कर अंदर जा सकते हैं, इसके कारण त्वचा में कैंसर और ल्यूकेमिया जैसे रोग होते हैं। और ये सारे 5-6 पॉइंट दिए, जैसे घड़ी पर लगाए जाने पर रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य के कारण कैंसर रोग होने की संभावना होती है। और भी इसमें दिए हुए हैं एक आध पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 7वां पॉइंट क्या दिया हुआ है कि वनस्पति, फल फूल, अनाज, गाय का दूध इत्यादि के माध्यम से ट्रांशियम 90 नामक रेडियो सक्रिय समस्थानिक शरीर के प्रवेश करने में अस्थियों का कैंसर और ल्यूकेमिया जैसे रोग होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट है दुर्गंधनाशक। इसका दुष्परिणाम क्या होता है, जो अर्थ है ये दुर्गंधनाशक द्रव्य है, इसका शरीर पे पसीने की दुर्गंध रोकने के लिए इसका उपयोग होता है। और इसमें जो है प्रोफाइल बेंजाइल ब्यूटाइल अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है और एल्युमिनियम के यौगिक को सिलिकॉन से उससे उपयोग किया जाता है। ये जो है डिओडोरेंट का अर्थ था, अब ये सामान्य डिओ है। ये क्या होता है, ये पसीने की मात्रा कम होती है, शरीर के दुर्गंध कम करता है। पसीना रोकने में इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड और 15% होती हैं। तो इसमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो शरीर में पहुंच जाने के कारण जो है उसमें कई तरह, तो ये यहाँ पर दुर्गंधनाशक का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। इसके दुष्परिणाम एल्युमिनियम, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम जिरकोनियम यौगिक डेंड्राइट में सबसे घातक रसायन है। इसके कारण सिरदर्द, अस्थमा, श्वसन के विकार, हृदय विकार और जैसी व्याधियाँ हो सकती हैं। और दूसरा पॉइंट है कि एल्युमिनियम क्लोराहाइड्रेट के कारण त्वचा के विभिन्न प्रकार के विकार और त्वचा का कर्क रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद है रासायनिक सूत्र लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है। रासायनिक सूत्र किसका किसका लिखना है, विरंजक चूर्ण का, नमक का, बेकिंग सोडा का और धोने के सोडा का।
तो यहाँ पर हम विरंजक चूर्ण का आपको रासायनिक सूत्र बता देते हैं कि CaOCl3 होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl3 होता है। उसके बाद नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है फ्रेंड, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। और उसके बाद तो धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है, धोने का सोडा इस तरीके NaHCO3, या इसे धामन सोडा भी बोलते हैं। ये तो खाने का सोडा हो गया, ये हो गया धामन सोडा Na2CO3H2O। इसे धोने के सोडे का सूत्र या धामन सोडा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया पूरा वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहले प्रश्न में दिया है कि धोने के सोडे में केलासन जल अणु की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अणु की संख्या 10 ग्राम होती है। कितना? 10 गामा होती है धोने के सोडे में, क्योंकि NaCO3 × 10H2O होता है। उसके बाद दूसरा होता है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, स्क्रीन पर आपको साइड में दिख रहा है, ये हो गया। उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म रोग के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाए? आयोडीन 123 यानी कि आयोडीन 123 का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है कि टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन होता है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम होता है पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसमें जोड़ियाँ बनानी हैं। तो किस तरीके से अ का ब से जोड़ियाँ बनाएंगे? जिसमें पहला दिया है संतृप्त ब्राइन। संतृप्त ब्राइन का पहले का सी से होता है, क से नमक का केलासन होता है। ठीक है फ्रेंड। फिर संगलित नमक क्या होता है? ये सोडियम धातु मुक्त होता है। संगलित नमक मतलब दूसरे का अ से होगा। फिर तीसरे जो है दिया है CaCl3 को रंग का ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जो कि तीसरे का ड से होगा। और चौथा NaHCO3 क्षारीय लवण होता है, यानी कि ब, चौथा ब से होगा, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो है आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपने पूरा देखा, इसको नोट किया है। अगर कोई भी डाउट या कुछ रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।